बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। अच्छा नाज़रीन, आज 5 अगस्त है और ये हम कहेंगे कि तारीख़ का एक ऐसा ख़याम तरीन दिन है जिसमें स्याह, आप कह सकते हैं, जो स्याह दिन जिसको हम मनाते हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हिसाब से, जहाँ पे जो कश्मीर की आवाम है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरी हैं, उनकी जो आवाम है उन पर बड़ा उनको बुरा वक्त, तकलीफ़ जो है वो दिखाई गई है, उनका इस्तेहसाल किया गया। जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती वहाँ पर हो रही है, उसके हिसाब से पूरी दुनिया में अगर आप देखें वहाँ पे वैसी कोई नज़र नहीं आती। कितनी खूबसूरत प्यारी वादी है। आप पाकिस्तान की भी अगर इस कश्मीर साइड पे जाएं तो वहाँ पे आप घूमें फिरें, जो करें, इंजॉय करें, कोई मसला नहीं होता। और ये आप देखें वहाँ इंडियन साइड की जो हालात है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या हालात हैं। एक ही कश्मीर है जो हमारे पास है और उसकी हालत देखें कि वो कितना खूबसूरत, पुरअमन, प्यारा, तरोताज़ा, ठीक है, और कितना अच्छा चल रहा है वहाँ पे। पूरे मुल्क से लोग वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, खूबसूरत वादियाँ। और दूसरी तरफ ही आप देख लें इंडियन साइड पे क्या हो रहा है, ये देखें आपके सामने। अभी 2019 को जो कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत थी ना, वो इंडिया ने ख़त्म कर दी। और उसके बाद जो है ना, ये जो मुसलमान मेजॉरिटी वाला इलाका है एक्चुअली, तो यहाँ पे हिंदुओं को लाके बसाया जा रहा है ताकि यहाँ पर बाद में ये शो करवाया जा सके कि ये तो हिंदू मेजॉरिटी इलाका है, ये तो हमारा अपना इलाका है, सारा कुछ इस तरह की बात। और पूरी दुनिया इसको देख रही है। इवन कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने भी कहा हुआ है कि कश्मीरी जो लोग चाहते हैं ना, उस हिसाब से फ़ैसला होना चाहिए। पाकिस्तान भी ये बात कई बार कह चुका है। दुनिया को उस पर आवाज़ उठानी चाहिए, मगर आप देख लें फिर भी सिचुएशन क्या है। किसी भी किस्म का जो फ़ैसला है वो हो नहीं पा रहा है यहाँ। और आवाम देखिए कितनी तकलीफ़ में है, उन पर कितना जुल्म है और कोई पुरसुकून। आम नौजवान को ये कहकर वहाँ पे कत्ल कर दिया जाता है कि ये दहशतगर्द है, हालांकि वो तो अपनी आज़ादी की लड़ने वाले लोगों में से है, मगर नहीं, आम नौजवान को मार देंगे चौराहे पे, दहशतगर्द है ये कहकर। आप सोचें, आप अपने घर में मौजूद हों, एकदम से फ़ौज आपके घर में घुसे, आपके बच्चों को मार दे, आपके हस्बैंड को मार दे, बाप को मार दे, बेटी को मार दे, फिर ये कह कर के ये टेररिस्ट हैं, कैसा फील करेगा। पत्थरों से जंग लड़े हैं आपके ख़िलाफ़, ऐसे होते टेररिस्ट बेचारे, पत्थरों से जंग लड़ रहे हैं। खुदा की कसम, क्या मज़ालिम है। देखे तो नहीं जाते बिल्कुल मनाज़िर नहीं देखे जाते हैं। खैर, हम पाकिस्तानी जो हैं, हम अपने कश्मीर भाइयों के साथ खड़े और इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर जो है वो एक होगा। जो ये 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है इसको एक बनाएंगे, उससे भी आज़ादी मिलेगी इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में कश्मीर को ज़रूर याद रखा करें, कश्मीर के लिए ज़रूर दुआ किया कीजिए। हम आपको बाद मिलते हैं। खैर, पहले हम शो के बारे में बता दें, फिर ब्रेक लेंगे कि आज हमारा शो क्या है। नाज़रीन, आज हमने सबसे पहले जो करना है वो ये है कि हम जो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी है उसके बारे में आपने मेरे ख़्याल से पहली मर्तबा सुना होगा, क्योंकि क्या होता है, एक नई चीज़ आ गई है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मौजूद होते हैं मेहमान, डॉक्टर रफ़ीक डार, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और जब आते हैं कोई नए सब्जेक्ट पे आपको अच्छा लेक्चर और आपकी जो है ना तरगीब करके जाते हैं। अच्छा, इनकी रिसर्च बहुत अच्छी है। आज हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी है ये क्या होता है। एक ब्रेक, उसके बाद मेरे मेहमान के साथ इस सिलसिले में बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा जी, हम आपको समझाएं न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी क्या होती है। एक्चुअली ना हम कुछ जो खाते पीते हैं ना, कोई भी चीज़, तो ये हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। मतलब हमारा एटीट्यूड, हमारा मूड, सब कुछ इसके साथ
ज्वाइंट होता है। हमने पहले तो कभी नहीं सोचा था कि हम जो खा रहे हैं हमारी साइकोलॉजी पे बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, हमारे बिहेवियर पे असरअंदाज होगा कि नहीं। तो इस पे बात करनी है, आपको बताते हैं डॉक्टर रफ़ीक डार हमें इसके बारे में पूरी नॉलेज देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये सबसे पहले बताएं कि ये क्या है, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी क्या है, इसको बयान कीजिएगा। देखिए, जैसे साइकोलॉजी एक बहुत एक बड़ा फील्ड है। इसमें कोई 70 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन्वेंट नहीं हुआ, डिस्कवर्ड हुआ है। यानी कि जिस दिन से इंसान पैदा हुआ है उसकी एक साइकोलॉजी है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो नई नई साइकोलॉजी साइंटिस्ट ने उससे निकाला, उसको डिस्कवर किया। तो साइकोलॉजी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी, लेकिन ज़ाहिर ये इमर्ज अभी हुई है, इसकी डिस्कवरी अभी हुई है कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा एक रीसेंट फिनोमेना। तो न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि एक इंसान का एक अपना बिहेवियर होता है टूवर्ड्स खाने पीने के लिहाज से, कि वो क्या खाता है, कब खाता है, कैसे खाता है, कितना चूज़ी है फूड में, तो उसकी टाइमिंग क्या है, ज़्यादा खाता है, कम खाता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करता है। तो उसकी वजह से ना सिर्फ उसकी जो शख्सियत है वो भी इफ़ेक्ट होती है, बल्कि उसकी जो साइकोलॉजी है, जो थिंकिंग पैटर्न है, वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। फिर उस तरह उसके बिहेवियर्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, और बिहेवियर्स इफ़ेक्ट होते हैं तो फिर उसकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। तो इसके साथ साथ उसकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। यानी कि आपका एक अगर ख़ास किस्म का अंदाज है तो वो भी मैटर करता है। ये सिर्फ ये मैटर नहीं कर रहा कि आप क्या खा रहे हैं, साथ ये भी मैटर कर रहा है कि आपका उस खाने को क्या एटीट्यूड, क्या आप किस तरह खाते हैं। यानी एक बंदा जो है वो बहुत चूज़ी है, सिर्फ 1-2 सब्जियां खाता है, वो भी उसके बिहेवियर में आ रहा है। उसकी टाइमिंग्स क्या हैं, किस एज का बंदा क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ये भी मैटर करता है। तो हमारे जो बिहेवियर्स हैं टूवर्ड्स ईटिंग, उन बिहेवियर्स की साइकोलॉजी को हम न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो जो हार्मोन्स हैं उनको ये किस तरीके से देखता है, मतलब क्या ग़िज़ा और हार्मोन्स का कोई बीच में कोई ऐसा ताल्लुक है? देखें, ये को ट्रिगर करती है बड़ा हार्मोन्स को इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन हम ये खाते है हैं? कि हमारे जो बेसिकली बिहेवियर्स हैं ना, हाँ, वो कोई सिंपल नहीं है कैसे जहन में आया और हमने कह दिया। उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि हमारा कोई भी बिहेवियर है, फर्ज करें कोई इवन इमोशंस की हम बात कर लें, जिस तरह अगर आप हैप्पी बैठे हुए हैं तो इसके पीछे एक हैप्पीनेस हार्मोन होगा। हैप्पीनेस हार्मोन जो ब्रेन के अंदर, उसको हार्मोन हम नहीं कहते टेक्निकली, हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं या न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, जो हार्मोन से ज़रा डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो वो अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके अंदर हैप्पीनेस की स्टेट नहीं आएगी, और उसको सिंथेसाइज करने के लिए पीछे हमें एक रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें से फूड सबसे इम्पॉर्टेंट है। नो डाउट आपके जेनेटिक्स के अंदर भी वो चीज़ आती है कि उस हार्मोन ने प्रोड्यूस होना ही होना है, लेकिन आपको एक डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल भी तो चाहिए ना उस हैप्पीनेस हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर वो हैप्पीनेस हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए हम ऐसी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं खाने पीने में जो वो बनाती हैं, तो ऑब्वियसली वो बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने सुना चॉकलेट्स बहुत काम करती हैं हैप्पी हार्मोन्स को बनाने के लिए, इज दैट ट्रू? या बिल्कुल हम ट्रू। चॉकलेट्स तो खाते हैं नहीं। इसमें ये होता है कि जो चॉकलेट्स होते हैं ना, उनके अंदर एक अमाइनो एसिड होता है जिसे हम टायरोसिन कहते हैं। अच्छा, तो टायरोसिन जब आप लेते हैं ना चॉकलेट की फॉर्म में, तो टायरोसिन डोपामीन बनाता है। हाँ, तो डोपामीन बेसिकली प्लेयर हार्मोन है। अच्छा। तो इसीलिए चॉकलेट्स को इवन देखते हुए भी आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी एक बन चुकी है कि मैं चॉकलेट खाने से मैं बेहतर फील करता हूँ। तो इवन देखने से भी वो हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन जो है वो पहले से सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। हाँ, इसीलिए हम ऐसी चीज़ें, बेसिकली ऐसी चीज़ें, इनको हम कंफर्ट फूड्स भी कहते हैं। यानी कि इवन देखते हुए भी आप अच्छा फील करने लग जाते हैं, क्योंकि ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बन चुका होता है ना कि फर्ज करें आप फ्राइज़ खाते हैं या आप चॉकलेट्स खाते हैं, तो आपके ब्रेन के अंदर एक पैटर्न बन गया कि इसको खाने से मैं बेहतर फील करता हूँ। तो जैसे इवन आप देखते भी हैं ना, तो दिमाग को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये चीज़ आ रही है और मैंने ही खानी है ऑब्वियसली, तो आप इवन उसी टाइम अच्छा फील करने लग जाते हैं। तो इसी तरह चॉकलेट्स जो हैं वो आपके डोपामीन को ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से आप प्लेयर फील करते हैं और अच्छा फील करते हैं।
अच्छा, अब नहीं तो एक आम आदमी जो है, ठीक है, वो चाहता है कि मैं सारा दिन ज़रा हैप्पी हैप्पी खुश फील करूं, ठीक है, तो कौन सी ऐसी जेनेरिक ग़िज़ाएँ हैं जो उसको सुबह से लेके रात तक जो है आप कहेंगे कि वो खाए, उसको खानी चाहिए? अच्छा, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये था कि अगर आप सुबह सुबह जब अर्ली टाइम पे उठते हैं, नाश्ता करने से भी पहले, तो अगर आप चॉकलेट्स खा लेते हैं तो आपको ना उससे कोई मोटापा नहीं होता। अब ये मुझे नहीं पता ये सही है गलत है, रिसर्च आप बेहतर, मगर उससे आप बहुत हैप्पी फील करेंगे। आपके सामने कोई बदतमीजी करे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा करे आपको बहुत सी चीज़ें ना बहुत जेनेरिक होती हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आप चॉकलेट खा लेते हैं तो आप कभी मोटे नहीं होते, लेकिन उसके साथ आपने वो चीज़ें बंद भी तो करनी है जो आपको मोटा करती हैं। इसलिए कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है ये कि आप चॉकलेट्स खा लेंगे। देखिए फिर डिपेंड ये भी करता है कि आप चॉकलेट किस तरह की खा रहे हैं। उसके जिस तरह मार्केट में आप चॉकलेट्स मिल रही हैं जिसमें शुगर है, दूध है जो है ना, उसके साथ लिपिड्स हैं, उसके बाद और बहुत सी जेलेटिन, इस तरह की चीज़ें हैं जिससे उस चॉकलेट का फ्लेवर एनहांस होता है। तो वो अगर ऐसी आप चॉकलेट खाएंगे वो ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए बुरी है बल्कि आपको मोटा भी वो करेगी। तो डिपेंड करता है कि आपने चॉकलेट्स कौन सी खा रहे हैं। तो जो बेहतरीन जो चॉकलेट है जिसे हम डार्क चॉकलेट कहते हैं, एटलीस्ट उसके अंदर जो चॉकलेट वाला कंपोनेंट है ना वो 70-80% होना चाहिए। उसके ऊपर मेंशन होता है उस चॉकलेट के ऊपर कि इसके अंदर कोका कितना है। तो वो चॉकलेट का जो सही कंपोनेंट है ना वो अगर 70-80% से ज़्यादा हो तो वो सही चॉकलेट है। फिर आपने उसका इस्तेमाल कितना करना है, ये तो नहीं कि आप उससे इतना, क्योंकि चॉकलेट्स एडिक्टिव भी होती हैं। कि अगर आप चॉकलेट्स के ऊपर लग जाते हैं, क्योंकि चॉकलेट ने डोपामीन को इंक्रीज करना है, तो हर वो चीज़ जो डोपामीन को, पहली मर्तबा सुना है मैंने। हाँ, मैं आपको एक जेनेरिक प्रिंसिपल आपके नाजरीन को भी बता दूं, हर वो चीज़ जो आपके डोपामीन केमिकल को इन्हांस करती है ना वो एडिक्टिव है। अच्छा, तो फूड्स के अंदर अगर मैं आपको बताऊं ना, फूड्स के अंदर कुछ जेनेरिक चीज़ें ऐसी हैं जो अपने टेस्ट में एक्सट्रीम होती हैं ना। हाँ, ये मैं एक जेनेरिक लाइन बता रहा हूँ। ऐसी फूड जो अपने टेस्ट में एक्सट्रीम होती हैं, यानी हाई साल्टी, हाई स्वीटी, हाई क्रंची, वो आपके स्पाइसी, यानी कि जो अपने टेस्ट में ना एक्सट्रीम हो वो एडिक्टिव होती है। जिस तरह आप कभी खा रहे हो, हाँ, जो फ्रेंच फ्राइज हैं ये स्पाइसी, और स्पाइसी तो नहीं साल्टी हैं। जब आप शुरू करते हैं ना तो आप इवन बंद करके रखते भी हैं तो फिर हाथ चला जाता, हाँ, और तब तक हाथ जाता रहता, बंद भी करके रखते रहते हैं लेकिन तब तक हाथ जाता रहता जब तक वो ख़त्म नहीं होते। बिकॉज वो हाई साल्ट जो है ना वो आपके डोपामीन को ट्रिगर करता है। इस तरह हमेशा लोग आपको हाई साल्टी चीज़ों से एडिक्टेड होते हैं। अब देखें ना, फ्राइज़ खाते हैं ना, आलू वाले फ्राइज़ खाते हैं, तो उबला हुआ आलू आप उससे क्यों एडिक्शन नहीं होती, या आलू गोश्त जो बनाते हैं उससे एडिक्शन क्यों नहीं होती, वो फ्राइज से क्यों होती है? क्योंकि उसमें क्रंच है और उसके अंदर हाई साल्ट है। तो हाई साल्टी, इसी तरह लोगों को मीठे से क्यों एडिक्शन होती, यानी एक बंदा जो चाय, चीनी वाली चाय पीता है, उसको चीनी के बगैर चाय वो पी नहीं सकता। अच्छा, नहीं, इससे हमें जो ये चीज़ समझ आ रही है ना वो ये है कि हम पहले ये समझ रहे थे कि जब हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होने के बाद वो ट्रिगर करता है, ठीक है, मगर ये जो आप चीज़ें बता रहे हैं ना ये हमें टेस्ट के साथ ट्रिगर कर रहा है। ओके, अब वो हज़म होने का वेट नहीं कर रहा, वो हम खाते हैं तो हमें फ़ौरन ट्रिगर हो जाता है हमारे हार्मोन को, ये आप ये कह रहे हैं, राइट जी? फौरी भी क्यों? देखें, आपने दिमाग को पहले कंडीशन कर दिया। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप फ़र्ज़ करें ज़िंदगी में पहली दफ़ा अगर आप अचार खाएंगी ना, आपको अचार देख के मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि आपके ब्रेन को पता ही नहीं कि ये कैसा होता है। जब आपने उस अचार को टेस्ट कर लिया 1-2 दफ़ा तो ब्रेन को ये ब्रेन के पैटर्न में बैठ जाता है कि ये अचार जो है ये काफ़ी अच्छा है, इसका टेस्ट अच्छा है। तो जैसे आप फिर अचार को आप देखते हैं तो मुंह में पानी क्यों आता है? इवन ये सुनने से भी आ गया अब, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ब्रेन जो है, इसकी एक आप खामी समझ लें कि ब्रेन को सोचने में और एग्जैक्ट चीज होने में कोई फर्क महसूस नहीं होता। इवन आप कोई चीज सोच भी लेते हैं ना तो ब्रेन को यही पता है कि ये इसने खानी है। यानी कि मैंने अभी अचार का सोचा है ना, कि अचार की मैंने बात की है, तो ब्रेन ये सोचेगा कि इसने अभी खाना है। ब्रेन की ये खामी समझ लें कि उसको ये नहीं पता कि इमेजिनेशन में, थिंकिंग में और फिजिकल होने में कोई फर्क फील नहीं करता। वैसे आपको इतना अचार जो आपको क्रेव हो रहा है ना, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएं। एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक।
अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कौन सी ग़िज़ा है जो ज़हनी सेहत के पहलू को सबसे ज़्यादा मुतासर करती है? देखें, पहले हमें समझना होगा कि जो ज़हनी सलाहियतें हैं इंसान के अंदर वो कौन सी हैं, जिसमें सोचना, समझना, डिसीजन मेकिंग टॉप पे आती है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग, बाकी सारी चीज़ें होंगी तो डिसीजन मेकिंग होगी, यानी कि प्लानिंग है, किसी को जज करना, किसी चीज़ को असेस करना, फिर प्लान करना, फिर उसके ऊपर डिसीजन करना। ये वो स्किल्स हैं जो सही इंसान के अंदर होती हैं। तो इन स्किल्स के पीछे जो ख़ास किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर या न्यूरोकेमिकल ब्रेन में होता है ना, उसे हम एसिटलकोलिन कहते हैं। एसिटलकोलिन एक न्यूरोकेमिकल, अब ऑब्वियसली जिन लोगों में वो कम होगा उनके अंदर ये एबिलिटी कम होगी। तो हमें ऐसी कुछ फूड्स खानी चाहिए जो एसिटलकोलिन को इम्प्रूव करती हैं। तो उसमें एक कंपाउंड होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है। एसिटलकोलिन क्या हुआ? एसिटलकोलिन एक न्यूरोकेमिकल है, ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है। अच्छा, वो आपको कॉग्निशन देता है। कुछ खाने से होता है? जी, उसका खाने से तल्लक है, बहुत गहरा तल्लक है। अच्छा। देखिए, मैं पहले भी कहा कि जो केमिकल यहाँ पे बनते हैं ना, उनको फूड रॉ मटेरियल चाहिए होता है। आप फूड नहीं खाएंगे ना, तो वो केमिकल नहीं बनेगा। अच्छा। उस केमिकल को बनाने के लिए फूड के अंदर एक न्यूट्रिएंट होता है जिसे हम कॉलिन कहते हैं। तो सादा सी बात है, हर वो चीज़ खाएं जिसमें कॉलिन ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपका एसिटलकोलिन हो और आप में कॉमन सेंस बेहतर हो, आप में जहानत बेहतर हो, आप फैसले अच्छे करें। एक फैक्टर न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर है जहानत के लिए आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। वो अपनी जगह, एक्सपीरियंस, तालीम वो अपनी जगह, लेकिन एक मेन चीज़ न्यूट्रिशन भी है। अगर आपका जो बिहेवियर है ऐसी चीज़ों में खाने में आप चूजी हैं, तो आप यहाँ से उतना ही वीक होंगे। फॉर एग्जाम्पल, उस केमिकल को बनाने के लिए जैसे मैंने कहा कॉलिन की ज़रूरत है ना, तो मैं आपके नाजरीन को एक सस्ती सी चीज़ बता देता हूँ जो कि अंडे हैं। अगर आप अंडे खाते हैं ना, अंडे में एक अच्छी अमाउंट के अंदर कॉलिन होता है। हाँ। तो वो अंडा खाएंगे ना, तो आपके अंदर बाकी चीज़ें आपकी पूरी हैं, आप पढ़ते भी ठीक हैं, आपकी सोशलाइजेशन है, आप लर्न कर रहे हैं, आप में नॉलेज है, और साथ ये फैक्टर न्यूट्रिशन का मिस है ना, तो आप उतना कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो न्यूट्रिशन आपको एसिटलकोलिन देगी, जो एक बेस है, बेसिक चीज़ है आपकी ज़हनी सेहत के लिए। अंडे में, जर्दी में, सफ़ेदी में, किस में पाया जाता है? कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अनलेस कि ज़ाहिर है आपको किसी डॉक्टर ने मना किया हो कि आपने सिर्फ सफ़ेदी खानी, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रोल जो है वो ज़ाहिर है जर्दी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए उनको ज़रा मना किया जाता है। तो आप वाइट भी खा सकते हैं और ये बेहतरीन चीज़ है। अच्छा, और ये कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जिनसे बहुत गुस्सा आता है जब आप खाते हैं? तो इसका भी मूड हमें समझा दें। अगर हम हमारा मूड अपसेट है और हम ग़िज़ा खा रहे हैं और गुस्सा, अगर आपकी फूड में हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट्स का सादा लफ्ज़ों में जो मतलब है वो शुगर है, चीनी है। यानी कि अगर आपकी फूड में एक ज़्यादा लेवल, देखिए एक मिनिमम लेवल आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स का, ताकि आपको एनर्जी मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी देते हैं जिससे हम काम करते हैं, या हमारा दिमाग काम करता है, या हम फिजिकल काम करते हैं। उससे एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, तो वो ज़्यादा शुगर जब बनती है ना, तो वो आपके ब्रेन में न्यूरो इन्फ्लेमेशन करती हैं। यानी कि न्यूरो इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि आपका ब्रेन इन्फ्लेम हो जाता है। हमें ज़ाहरी तौर पर नहीं लगता, हमें क्लिनिकली नहीं लगता कि आप में न्यूरो इन्फ्लेमेशन है, लेकिन वो यहाँ पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। वो आपके ब्रेन को टायर्ड करेगा, एंग्जाइटी करेगा, स्ट्रेस में लेके आएगा, ब्रेन फॉगिंग होगी, जिसकी वजह से आपकी समझने सुनने की सलाहियत कम होगी, जिसकी वजह से आप अग्रेसिव होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अग्रेशन में, साइकोलॉजिकली जो अग्रेशन में अगर कोई चीज़ फूड से आप रिलेट कर रहे हैं ना, वो हाई शुगर्स हैं। हाई शुगर अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हैं, जिस तरह आप हमारे आजकल पाकिस्तान में ज़रा देखें, तो पाकिस्तान की डाइट में जो सबसे ज़्यादा फूड का हिस्सा होता है ना, वो शुगर्स होते हैं। ठीक है, आप मार्केट में जाएं, आपको हर रोड के ऊपर हर ब्रांड की बेकरी मिलेगी। अब बेकरी का कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसमें शुगर ज़्यादा ना। तो आप अगर फर्ज करें आप यूके विजिट करती हैं, या मैंने यूरोप भी देखा, आपको बेकरी ढूंढनी पड़े ना, आपको अच्छा खासा टाइम लगता है। शायद कोई ख़ास जगह पे जाके आपको मीठे स्नैक्स या इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, और इस तरह की मिठाइयाँ नहीं होती जिस तरह हमारी मिठाइयाँ। यानी कि बिल्कुल वो शीरा नहीं होता चीनी का, उसमें से निकाली होती है। यानी कि आप जो भी हमारी मिठाई है, आप ईच एंड एवरी मिठाई, पाकिस्तानी मिठाइयों को तो मैं कहती हूँ बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल भी और कोई सही चीज़ नहीं है, इतना बीमार करती है। बेकरी का एक और ख़ास चीज़ से तल्लक है, मैं अलर्ट कर रहा हूँ
कि जितनी बेकरी ज्यादा होती जाएंगी ना उतनी फार्मेसी भी ज्यादा होती जाएगी। ये इन दोनों में एक बेकरी आइटम, ये सारा कुछ जो है ना, ये सिर्फ ये बंदे को आधा तो मार देता है। तो आप और इससे अंदाजा लगाए ना, आप देखें फ्लाइट लेने के लिए अगर आप यूके अमेरिका कहीं जाए ना, तो मैं तो एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो पाकिस्तान से लोग से मिठाई का डब्बे, भाई तो कुछ और लेके जा, भाई तुझे ये क्या पड़ी है, मिठाई के डब्बे उठा उठा के लेके जा रहे हैं। यार खुदा का खौफ करें, क्या हो गया है माँ, वो ये लोग नहीं खाते हैं, आप उठा के लेके जाते हैं, ब्रेक लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अब हम ये देखें ना किस तरीके की हमारी एक सिस्टम है जिसमें खाने पीने से हमारा जो मिजाज है उसके बारे में हमें पता चलता है और हम अपने मिजाज को उस तरीके से हैंडल करें। मगर मुझे कोई ऐसी डाइट बता दें जिसमें हम अपनी डाइट को बैलेंस करें और उसमें हमारा मिजाज भी ठीक रहे और हमारी साइकिल जो है वो उसका बड़ा साथ दे। कोई तरीका है इसका, कोई ट्रिक है? देखिए मिस फिजा, ये आपको पता है ब्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। लेकिन मेरे पास एक मॉडल है जो मेरी अपनी एक डिस्कवरी है, ठीक है। वो मॉडल मेरा थ्योरी पब्लिश भी हुई है, वो 3Ws मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी कि आपने खाने पीने में 3Ws का ख्याल करना है। वो गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं मेरे नाम से, 3Ws मॉडल एंड रफ़ीक लिखेंगे, पूरा एक आर्टिकल है पब्लिश हुआ हुआ। उसमें 3Ws क्या कहते हैं कि आप ये देखें कि आप खाते क्या हैं, व्हाट में हम ये चीज़ देखते हैं कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस चीज़ के साथ और क्या ऐड कर रहे हैं, तो इसमें हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो हर इंसान को चाहिए 3W जहन में रख के कोई भी खाना पीना करना चाहे तो वो कर सकता है। दूसरा W है टाइमिंग, कि आप खाना कब खाते हैं, यानी कि 24 घंटे में कौन सी चीज़ किस टाइम खाते हैं। और तीसरा W है कि वो कौन खाता है, यानी कि इसका मतलब है कि एक चीज़ एक बंदे के लिए तो अच्छी है, या एक जेंडर के लिए, मेल के लिए अच्छी है, फीमेल के लिए अच्छी नहीं, बच्चों के लिए अच्छी है, बड़ों के लिए अच्छी नहीं है, या बच्चों के लिए अच्छी नहीं है, बड़ों के लिए अच्छी है। तो ये हू जो है ना, इसको भी आपने जहन में रखना है। और फिर टाइमिंग है, टाइमिंग को मैं जो बता रहा था कि टाइमिंग मतलब व्हाट, व्हेन एंड हु, ये 3Ws आप जहन में रखें। तो पहला जो W, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पहला जो W है व्हाट, हमारी जो फूड होती, कोई भी हम जो चीज़ खाना खाते हैं, कोशिश करें कि उस फूड में 7 चीज़ें ज़रूर हों। कौन कौन सी? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें लिपिड्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें विटामिन्स हैं, फाइबर है और पानी है। यानी कि जो भी आपका खाना हो, ये 7 चीज़ें एक बैलेंस में होनी चाहिए। इसके ऊपर एक अलहदा टॉपिक हो सकता है, लेकिन कभी भी कोशिश ना करें कि आपका जो खाना है उसमें सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा हो। यानी कि फ़र्ज़ करें आप एक ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें हलवा पूड़ी खा रहे हैं, अब हलवा पूड़ी में सारे ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपको प्रोटीन मिल ही नहीं रही, आपको फैट या मिल रहा है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, बाकी विटामिन मिनरल्स कुछ भी नहीं। हाँ। इसका मतलब आपकी ऐसी रूटीन की खुराक हो जिसमें 1-2 चीज़ें हों, बाकी अगर चीज़ें नहीं ना होंगी, आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होगी। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, ओवरऑल कई मिनरल से उसको ज़रूरत होती है, कई विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब है कि आप अगर एक ही फूड रोज़ाना खाते हैं तो फिर भी आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। क्योंकि आप कोशिश करें, एक जेनेरिक प्रिंसिपल ये रखें कि आप अपनी फूड्स के अंदर वैरायटी लेके आएँ, सब्जियां, दालें, चिकन। हमारे वहाँ तो डेली रोटी जो है वो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। अब देखिए ना, जब आप रोटी खाते हैं ना, जब रोटी खाते हैं ना, रोटी, नान, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो जब आप शुगर खाते हैं ना, तो आप में फैट का इजाफा ज़्यादा होता है, और जो ब्रेन के अंदर जो सोचने समझने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं वो कमी होती है। सर ये तो हम अपनी बात करें ना, जो बंदा एसी में बैठा है, जिम भी जाता है, लाइफस्टाइल भी है। अब जो गरीब मजदूर बंदा है, जो गन्ने के खेत में काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, वो तो रोटी ही अफोर्ड कर सकता है ना, उसके पास तो सबसे सस्ता यही प्रोडक्ट है जो खा सकता है। अब उसको तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए ना, उसको तो ये सब चीजें, ये हम चीज हु में कंसीडर करेंगे, उसको कंपैरेटिवली कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चाहिए, बिकॉज उसको एनर्जी चाहिए, उसको काम कर, क्योंकि वो डाइजेस्ट भी कर ले। ये हम हु में डिस्कस करेंगे। तो 3W में इसका मतलब है एक बंदा जो ऑफिस में रहता है उसको कार्बोहाइड्रेट कम खाने चाहिए, जो बहुत फील्ड में काम करता है उसको कार्बोहाइड्रेट वो ज्यादा भी खा ले तो कोई मसला नहीं, जैसे बच्चे को चाहिए। जी, जैसे बच्चे को चाहिए। इसलिए उसको हम हु में ये केटर करते हैं कि किसको कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए, किसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। अच्छा। तो इसी तरह आपके लाइफस्टाइल से आपका हु चेंज हो जाता है। हाँ। कि आप एक लेबर हैं
क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी, वो तो चीनी पी भी ले तो वो सारा उसको एनर्जी से वो तो उसको मेटाबलाइज कर लेगा, धूप में मट्टी में। तो मेरी गुजारिश है कि वो लोग जो बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स को इतना वो कहते हैं ना कि ये जहर है या फलाना, ये आपने उस बंदे को भी देखना है कि वो बंदा करता क्या है, उसको कार्बोहाइड्रेट कितनी चाहिए। मतलब जेनेरिकली हम बात नहीं कर सकते, जो हमारे पास ऐसे आके बैठ के बात कर जाते हैं ना, रोटी छोड़ दो, बंद कर दो, आलू छोड़ दो, आलू जहर है, आलू बैन है, फ्रेंच फ्राइज जो है वो सिगरेट की मानंद है, पूरी एक सिगरेट की डब्बी के बराबर है। ऐसा है कोई फ्रेंच फ्राइज के बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। हम तो खाते हैं, मेरी बेटी भी खाती है, मैं तो बना के देती हूं उसको। और ऐड कर दूं कि कोई भी खाने पीने की चीज बुरी नहीं है, उसको बनाया बेहतर तरीके से जा सकता है, उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। फिर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कोई भी चीज ज्यादती में नहीं खानी। आपने जो मैंने 7 चीजें बताई इस तरीके की रील्स कुछ डॉक्टर्स बैठ के अगर मीडिया पे बोल लें तो माए तो जो है वो बच्चों से आलू छीन लेगी, जब आलू छीन लेंगे भाई तो सिगरेट के बराबर है, भाई छोड़ दो। अब वो बच्चों से आलू छीन लेंगे, लोगों में एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी, एंजाइटी क्रिएट नहीं करनी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया और आज बहुत डिफरेंट टॉपिक था। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम जो खाते हैं वही हमारे चेहरे पे हमारे जिस्म में नुमा होता है। तो फिर अच्छा खाइए ताकि आपकी मिजाज अच्छा हो, और किस तरीके से खाना है वो आपको यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया डॉक्टर साहब ने। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सी यू अगेन, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ एक बड़ा मसला है, हम जो प्रोडक्ट बाज़ार में देखते हैं या मार्केट में देखते हैं, कोई इश्तहार देखते हैं या सोशल मीडिया पे कोई रील देखते हैं या किसी सेलिब्रिटी को करता देख लेते हैं, जबकि आपको मैं एक बात बताऊं, ये सेलिब्रिटीज़ कर रही होती हैं और ये जो ब्रांड दिखा रही होती हैं किसी भी किस्म का स्पेसिफिकली, हम तो ये लगाते हैं, हम तो वो लगाते हैं, आप यकीन करें अपने मुंह पे अगर उन्होंने 1 सेकंड भी वो चीज़ लगाई है ना तो वो रील बनाएंगी और बनाने के बाद फ़ौरन जाके मुंह धो लेंगी, क्योंकि ये सब होता है PR। अब ये PR प्रोडक्ट को उनके मुंह पे आप देख के वो लगा रही हैं, कर रही हैं, ठीक है, नीचे टैगिंग हुई हुई है, ब्रांड को सब कुछ हुई है, उसके बाद आप जाके ना वो चीज़ ख़रीद लेते हैं और ख़रीद के ना तो पूरी दुनिया इस्तेमाल करना शुरू जाती है। खुदारा कॉमन सेंस यूज़ करें। अगर किसी स्टार ने वो किया है और उसके बारे में इतनी वो झूठ बोल के तारीफ़ करी है कि पहले उसने ये लगाया फिर कुछ और भी प्रोडक्ट लगाएंगे, या फिर किसी शो पे बैठ के ना तुम्हारे पर्स में क्या है उसमें से एकदम से एक प्रोडक्ट निकलेगा, ओ ये क्या है मार्केट में पहली बार, ये सब झूठ होता है एंकरों का। बड़े राज की बात खोल रही हूँ आज, सही बोल रही हूँ? बहुत अच्छा। मरियम, बात कर लो, मुझसे कोई बात नहीं यार, तुम अब पुरानी हो गई हो, तुम्हारा आना जाना ऐसे जैसे फैमिली, तुम्हें क्या मैं तुम्हारा बोलूँ कि यार आज मरियम आई है, आज वो। मरियम किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, सबको पता है। मरियम मेरी दोस्त भी हैं, बहुत अच्छी है, सच्ची है और ब्लंट है, जो बोलती है सच बोलती है, नॉलेज बहुत है इस बंदी के पास। मैं काफ़ी बार ये बात शो पर बोल चुकी हूँ। तो यार मरियम, सबको पता है यार ये ब्रांडिंग होती है जो हम टैग करते हैं, ठीक है ना, और कोई बात हम टैग नहीं करते, किसी को नाम बताते हैं यहाँ टैग, क्योंकि हमें पैसे मिले होते हैं, ये सारी आर्टिस्ट से यही करती हैं, ठीक है। तो हम तो बकवास करके ये आर्टिस्ट सारे झूठ बोल के तो आपका मुंह जला देते हैं, साड़ देते हैं, ठीक है। मरकरी वाली चीज़ें, पता नहीं कौन सा केमिकल जिसमें कुछ भी नहीं होता, कख नहीं होता, मेहनत की कमाई अब्बू की होती है, जाके तो अब्बू से पैसे ले लेके तो अब्बू ये लगाना है, माथे पे दाने निकलने हैं, अब्बू ये लगाना है, मुँह रंग काला हो रहा है, और लेके जो है ना हम अब्बू की कमाई, भाइयों की कमाई ज़ाया करते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। हस्बैंड की भी, हाँ, हस्बैंड को कैसे छोड़ सकते हैं। तो अब हमारे मुंह पे बड़ी सारी एलर्जीज हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अब उसको कैसे ठीक करना है, क्योंकि सोशल मीडिया ना खत पा रही है, हम सबको पागल किया हुआ है। तो ज़रा हमने कॉमन सेंस यूज़ करनी है, जो चीज़ सही है वो इस्तेमाल करनी है, बाकी चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करनी है, ठीक है। आप बताइए ये कितने मसले एलर्जीज होती हैं, क्या क्या इश्यूज़ होते हैं, प्लीज़ डिफाइन कीजिए। फिज़ा, मैं आपको थैंक यू करूँगी कि आपने कितनी ऐसी बात बताई है जो कि लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लाइव बैठ के मैंने बात कर देखो सके। अल्लाह को जान देनी है ना, मैंने कहा कि यार दूध वाले को थोड़ी देनी चाहिए। मैं हमेशा आपसे भी यही कहती हूँ कि हमें देखें, हमें सही इन्फॉर्मेशन फैलानी चाहिए ना, कि अगर हम डिलीवर करें तो हम सही इन्फॉर्मेशन दें। अब ठीक है, ये एक काम है, सबको पता है कि बिजनेस है, ठीक है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन अब ये देखें कि जो चीज़ हमें चूज़ करनी है इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, और यही कि वो कहा गया कि उसका इस्तेमाल करें, कि अगर हम राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट चूज़ नहीं करते तो वो आपको डैमेज कर जाती है। ये एक सिंपल सा रूल है कि अगर एक चीज़ आपके लिए नहीं बनी
नहीं हुई है और आप वो इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको डैमेज या एलर्जी कर जाएगी, ठीक है। जैसे अब अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमने वो देखा था किसी रील में, उन्होंने ये चीज़ लगाई, उनकी इतनी ग्लास स्किन हो गई, शाइनी हो गई, और वो हमने लगाई तो हमारी स्किन जल गई। तो बेसिकली क्या होता है कि दूसरा ये होता है कि उनको फिर थोड़ा बहुत नॉलेज होता है या पता होता है कि हमने अगर एक प्रोडक्ट लगाई है तो उसके साथ कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। तो जब कि घर पे हम जब लगा रहे होते हैं तो हम वो प्रिकॉशंस या हमें उन चीज़ों की शुरू से आखिर तक का इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि इसके अंदर और क्या क्या है, जिसकी वजह से क्या होता है अक्सर वो चीज़ें हमें रिएक्ट कर जाती हैं। रिएक्ट करती हैं तो फिर क्या होता है, सन बर्न हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है, चूल्हे के पास जाएँ तो स्किन से हीट निकलती है, कहती हैं हमसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, चेहरे पे बाल निकल आते हैं और फिर एंड पे छाइयाँ पड़ने का मसला हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा स्किन जल जाती है और रंगत में जो खराबी अच्छा, आ जाती जो है। फिर इस तरह की एलर्जीज़ की वजह से जो झाइयाँ पैदा होती हैं वो पहले सुपरफिशियल फिर डीप टिश्यू के अंदर जाके हो जाती हैं, फिर झाइयों को भी देखना पड़ता है कि ऊपर ऊपर है या अंदर तक डीप आपके टिश्यूज़ में चली गई हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उनको निकालना, फिर उनकी ट्रीटमेंट, फिर वो फिर कुछ कहते हैं ना लोग झाइयाँ नहीं जाती, तो फिर ये भी रीजंस होते हैं ना। बिल्कुल, देखो छाइयाँ जो वक्ती तौर पे या किसी रिएक्शन की वजह से छाइयाँ पड़ती हैं ना वो जल्दी चली जाती हैं, लेकिन अगर आपको न्यूट्रिशन ऊपर की लेयर पे होती है, हाँ जो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल ऊपर वाली लेयर में होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत आराम से जल्दी ठीक हो जाती हैं अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लें, अच्छी चीज़ों अच्छी स्किन पे चीज़ें लगाएं और गैर ज़रूरी चीज़ों से इज्तनाब करें, कुछ मेडिकेटेड चीज़ें, हाँ मेडिकेटेड लगाएं और उन गैर ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस्तेमाल ना करें। मैं तो कोई टोनर भी ना मरियम जी, कोई भी टोनर भी मैं ऐसा इस्तेमाल नहीं करती जो मेडिकेटेड ना हो। हाँ बिल्कुल, सोप हो, फेस वॉश हो, सनस्क्रीन हो, कोई भी मेडिकेटेड होना जरूरी है, मैं देखती हूँ। अब इसी में मैं आपको एक और ऐड करना चाहूँगी कि आजकल बहुत सारे इस तरह से कलर के साबुन आ रहे हैं और चीज़ें आ रही हैं, फोम बेस्ड चीज़ें आ रही हैं कि आप ये मास्क लगाएं और वो बेसिकली वो क्या करते हैं, उनको आपको ना एक दफ़ा वो कलर करेक्ट कर देते हैं, तो जब वो धुलते हैं तो उसके बाद उनका एक थोड़ा सा रंग फेस पे रह जाता है, तो आपको ऐसा लगता है आपका रंग लाइट हो गया, डल हो गया है, और जैसे ही वो थोड़ी देर बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो कोशिश करें कि प्लीज़ ऐसे आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या डला हुआ है क्या नहीं डला हुआ, आप ज़रूर रिसर्च करें और फिर वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें सो दैट आपको उसका बेनिफिट होना कि ये कि आपको उसका नुकसान हो। अच्छा, और हर्बल भी हर चीज़ आपको सूट नहीं करती, कुछ लोगों को ना उपटन से एलर्जी हो जाती है, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, फिर वो ये है ना कि अगर देखो आपकी ड्राई स्किन है और आप उस पर एक ऐसी चीज़ लगाएंगे जो कि आपकी स्किन से सारा मॉइस्चर निकाल देती है या आप उसको खींचती है, आप देखिए ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि उपटन लगाते हैं तो स्किन टाइट फील होती है, शाइनी फील होती है, वो क्या होता है कि आपकी स्किन को टाइट कर देती है, एकदम से आपकी स्किन को थोड़ा ड्राई करती है, तो आपके सारे ऑयल और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो निकल जाते हैं, तो उससे आप थोड़ा बेहतर आपकी स्किन फील करती है और लिफ्टेड भी फील होती है। लेकिन अगर आप ड्राई स्किन पे, रफ पे या पैची या ऑलरेडी डैमेज स्किन है जिसका बैरियर आपने ख़राब किया हुआ है, अक्सर लीमू लगा लेती हैं या चीज़ें हल्दी में मिक्स करके चीज़ें लगा लेती हैं, लहसन लगा लेते हैं लोग मिक्स करके, ठीक है, डायरेक्ट लीमू लेकर चेहरे पर मल हाँ, और आजकल एक डायरेक्ट लहसन का भी चल रहा है कि खा भी लें और थोड़ा सा लगा भी लें, हाय हाय। और ये इस किस्म की चीज़ें तो देखें वो फिर क्या करती हैं, वो स्किन का बैरियर को, जो स्किन की अपर लेयर है, जो सुपरफिशियल या जो ऊपर वाली तय होती है उसको वो जला देती हैं, तब वो जल जाती है। हमारे यहाँ हीट वैसे ही ज़्यादा होती है, फिर आप चूल्हे पर भी काम करते हैं, घर में भी सारा कुछ देखना होता है और बाहर भी, तो क्या होता है कि आपकी स्किन की ऊपर वाली लेयर जल जाती है और फिर वो छाइयों में या इस तरह से बर्न में तब्दील हो जाती है। और अगर आप उन छाइयों को सही तरीके से वक्त पे इलाज ना करें तो वो क्या करती हैं, वो परमानेंट जो है वो पिगमेंटेशन में कन्वर्ट हो जाती है फिर। या अल्लाह। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये जो प्रोडक्ट हमने लिया है, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बाज़ार से इतने पैसे देके, तो उसके पीछे जो एक इंग्रेडिएंट्स उसके लिखे हुए उसमें से कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी स्किन के लिए बड़ा ख़तरनाक हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें सबसे ये है कि देखो अब सब लोगों को नहीं पता होता कि क्या, एक तो हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि जो बाहर बेशक इंग्रेडिएंट लिस्ट में लिखा हुआ है क्या वो अंदर है भी या नहीं है, ठीक है, तो आप इसको 100% नहीं जान सकते। वैसे तो ये लेबॉर्ट्री टेस्ट है, इससे ही पता चल सकता है कि अंदर क्या 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 इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप पैच टेस्ट करने की आदत डालें। कोई भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो आप उसको अपने बाजू के पीछे या कान के पीछे लगा के थोड़े से एरिया पर चेक करें और 24 to 48 आवर्स उसको दें और देखें कि क्या वो आपको एलर्जी, खारिश या रेडनेस या कुछ इस तरह से तो नहीं कर रही। अगर आपको ऐसे वो कर रही है, वहाँ पे कोई धड़पड़ बन रहा है, तो आप बराए मेहरबानी उसको इस्तेमाल ना करें और उसके बाद आप सेफली उसको एक जो है आप अपनी बॉडी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ ना करें। अच्छा, समटाइम्स एक और चीज़ होती है, हमने प्रोडक्ट लिया, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर करते करते मोस्टली ये होता है जब हम बड़े साइज़ का कोई मॉइस्चराइज़र लोशंस बॉडी के ले लें, मुंह के ले लें, तो वो ना उसकी डेट शायद एक्सपायर हो जाती है। शुरू में तो बड़ा अच्छा असर करती है, स्किन में बड़ा मॉइस्ट होता है, सब कुछ होता है, मगर आगे जाके कुछ महीनों के बाद जो है ना वो एक्सपायर हो जाती है शायद, इस वजह से आपको चेहरे पे एलर्जी, हल्की सी जलन, इचिंग, कुछ आँखों में भी लगना शुरू होती है, फील होती है।
तो वो क्या वाकई प्रोडक्ट एक्सपायर होती है, उसमें कहीं लिखा होता है, कोई मेंशन होता है उन मॉइस्चराइजिंग की शीशियों पे या फिर सन ब्लॉक की शीशियों पे कहीं लिखा होता है? अच्छा, आप उसको बिल्कुल लीफलेट के नीचे की तरफ जाएं तो अक्सर वो एक सर्कल के अंदर या ट्रायंगल के अंदर ना 6, 12 या इस तरह से 9 करके कुछ एक डिजिट लिखा होता है, तो वो उसकी मंथ होता है कि आप आफ्टर ओपनिंग जब आप उसको खोल लेते हैं तो कितने अरसे तक आपका प्रोडक्ट नॉर्मल या स्टेबलाइज रह सकता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होना या डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, जो आप कह रहे हो कि एलर्जी करना शुरू कर देता है। चूँकि हमारे यहाँ पे वेदर ज़्यादा हॉट होता है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और सब जगह हर जगह AC नहीं लगा होता, तो अक्सर प्रोडक्ट में लिखा होता है कि कीप इन रूम टेम्परेचर या कोल्ड प्लेस या कीप अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि इन प्रोडक्ट को कुछ ठंडे जगह पे रखें। अगर तो आपका विटामिन C जैसे सीरम में अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि खोलने के 10 दिन बाद ही उसका कलर चेंज हो गया, उसमें स्मेल आने लग जाती है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको आप फ्रिज में रख लें, ठीक है। और जितनी प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी हैं वो आप जहाँ पे भी सोते हैं और जो कमरा ठंडा है, जहाँ धूप कम आती है, रोशनी कम हो, वहाँ पे आप उसको रखें, सो दैट वो इतनी ज़्यादा हीट से और गर्मी से ख़राब ना हो, बिल्कुल ये डिकम्पोज होती है। ये भी होता है कि विटामिन C की जो क्रीम है या लोशन है, अगर कोई चेहरे पे लगाता है, सीरम लगाता है, तो उसमें ना थोड़ा सा चेहरे पे ऑक्सीडाइज सा जैसे गरम गरम लगता है, तो वो सबको लगता है या फिर ये ख़राब हो जाता है तो सब लगता है? यूजुअली जब एक तो ये इसका मतलब है कि वो आपको इतना सूट नहीं कर रहा, ठीक है, कि आपका स्किन बैरियर अभी ठीक नहीं है जिसके ऊपर वो आपको गरम लग रहा है आपको, हाँ, क्योंकि हीट दे रहा है। हाँ, क्योंकि एक्टिव है ना, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट आप जब तक आपकी स्किन अगर थिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इस तरह से इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और उसके लिए अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो नीचे कोई मॉइस्चराइजर सिंपल लगा लें, कोई भी हाइलुरोनिक एसिड बेस लगा लें, ठीक है। उसके बाद और उसके बाद आप फिर थोड़ी देर बाद विटामिन C लगा कर देखें कि क्या फिर भी आपको चुभ रहा है, अगर चुभे तो फिर उतार दें, अदरवाइज फिर उसको इस तरह से लेयरिंग करके यूज़ करें। मरियम, एक ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात पे बात करेंगे, ठीक है। आज हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम इतनी सारी बातें खड़े होते हैं, आपको पता है जब ये डर्माटोलॉजिस्ट हमारे सामने आ जाए, हम बड़े राज पूछ रहे होते हैं इनसे, और मैं तो बहुत कुछ पूछती हूँ। अच्छा, हम बात मगर कर रहे थे एलर्जीज़ के ऊपर। अब ये तो प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। कुछ लोगों को एलोवेरा भी जब वो डायरेक्ट मुंह पे लगाते हैं तो उस वक्त भी उनको एलर्जी होती है, जैसे आप कह रही हैं पैच टेस्ट करके फिर उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करते लोग, कॉमन सेंस यूज़ नहीं करते। अब एलर्जी हो गई है, अब इस तरह के हर्बल या किसी प्लांट से, किसी ऐसी चीज़ से, ऑर्गेनिक चीज़ से हो गई है, उसका क्या हल है, क्या लगाएं उस वक्त? सूदिंग के लिए क्या कर सकते हैं, हीलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले ये कि आप एक तो वॉश करें उस चीज़ को जो लगाई हुई है, उसको उतार दें, ये ना हो कि उसको लगा रहने दें और वो मज़ीद एलर्जी करता रहे, ठीक है। सबसे पहले उसे वॉश करें, ठीक है। उसके बाद घर में अगर ग्लिसरीन आपके पास है तो आप वो सेफली लगा सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन बैरियर बनाता है, ठीक है। और अदरवाइज़ ग्लिसरीन नहीं है तो कोई भी पेट्रोलियम बेस्ड जेल जो होता है आपके पास, वैसलीन टाइप, वो आप लगा सकते हैं, सो दैट उसके ऊपर मज़ीद कोई इरिटेशन ना हो। और अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किन ख़राब नहीं हुई या वो, तो आप पॉलीफेक्स भी हर घर में मौजूद होती है, तो आप पॉलीफेक्स भी लेके सिंपल उसको भी पी साइज़ लगा सकते हैं, तो उससे एटलीस्ट ये होगा कि एक बैरियर बन जाता है, मज़ीद स्किन नहीं ख़राब होती, जलती नहीं है, डैमेजिंग चीज़ें जो होती हैं वो असर, जैसे कुछ होते हैं एसिड्स होते हैं वो आप लगाते हैं, या जैसे कुछ जैसे स्प्रेज वगैरह भी हुए होते हैं, तो आपने कोशिश करना है कि एलोवेरा जेल जब भी लें या तो अच्छे से धोएं, वॉश करें और उसके बाद में उसका जेल निकालें, ये ना करें कि लीफ भी साथ लगा लें और इस तरह से कर लें, तो अक्सर लोगों को एलर्जीज हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, और मैं जैसे भिंडी जब काटती हूँ ना तो मेरे हाथों में एलर्जी हो जाती है, मुझे बहुत खुजली होती है हाथों में, तो मैं मोस्टली अगर भिंडी काटती हूँ तो ग्लव्स पहन के, वरना मैं किसी को बोलती हूँ कि मुझे भिंडी काट दो। तो जो इस तरह की एलर्जीज़ होती हैं किसी को, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें एक तो ये कि सबसे अच्छा तो ये कि आप बैरियर, जैसे हमने बताया कि जैसे वैसलीन लगा लें या वो कर लें, लेकिन चूंकि हमने सब्ज़ी काटनी है तो वो उसमें साथ शामिल हो जाता है, तो उसका सबसे बेहतर यही है कि ग्लव्स, या फिर किसी दूसरे को कहें कि वो आपकी हेल्प कर देंगे। जब मैं छोटी थी, मैं आम खाती थी ना, तो मुझे यहाँ साइड्स पे एलर्जी हो जाती थी आम खाने की वजह से। अब तो आपको पता है आम खाने के लिए बता रहे हैं ना कि कार्बोलिक एसिड होता है, उसको पकाने के लिए जो यूज़ किया जाता है, कार्बाइड्स होते हैं और वो नहीं, हमें नहीं पता, बताएंगे क्या रिसर्च है? कि जो मैंगो के ऊपर अक्सर आप वो देखते हैं कि एक ब्लैक सा कलर का डॉट सा निकल रहा होता है, या वो जो होता है जिसे पकाने का मटेरियल कहते हैं, कार्बाइड्स होते हैं, उसके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, तो वो तभी आप खाते हैं तो इनिशियली आपको मुंह में एक बैड टेस्ट आता है, उसके बाद आपको मीठा जायका आना शुरू होता है आम का, उसकी वजह से। तो उसका ये होता है कि आप उसको आम को जो है वो पानी में डिप कर दें, उसमें नमक डालें और मीठा सोडा डाल के उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। अगर मीठा सोडा नहीं भी डालना तो एटलीस्ट सिर्फ नमक डाल दें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो वॉश हो जाता है और जो आम का टेस्ट है वो थोड़ा बेहतर, वो उसकी जो छिलका है वो साफ़ हो जाता है। तो जब अच्छी तरह छिलका साफ़ हो जाए फिर आप उसको खाएं, और शुरू वाला 1-2 जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको निकाल दें जहाँ से वो राइप हो रहा होता है। तो अच्छा, अब ये जो डायरेक्ट नींबू को मल लेते हैं चेहरे पे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उससे भी तो एलर्जीज होती हैं लोगों को। हाँ बिल्कुल, वो वही बात है, एसिड होता है और आपकी अगर स्किन थिन होती है या पहले ही से एलर्जिक होती है या सेंसिटिव होती है कि वो फ़ौरन रेड हो जाती है, या आपने ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें मर्क्यूरी या स्टीरॉयड होता है इंस्टेंटली गोरा करने वाली, तो उनसे क्या होता है कि आपको वो फ़ौरन तौर पर एसिड रिएक्ट कर जाता है। उसका सबसे पहले हल यही है कि आप उसको वॉश करें,
और फिर करें। हाँ। अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, अर्जेंट है, हम ब्रेकिंग न्यूज़ के बाद मिलते हैं।